हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीरो आई एस में आपका स्वागत है दोस्तों। ठीक है, हम लोग पॉलिटी का एमसीक्यू कर रहे थे दोस्तों। हम लोग टारगेट रखे हैं 500 एमसीक्यू पॉलिटी का करेंगे, फिर इसके बाद हम लोग जो है मॉडर्न का करेंगे, फिर हम लोग इकोनॉमी का करेंगे और साथ ही साथ कल या परसों से आपका अकाउंटिंग और लेबर लॉ का भी 500 क्वेश्चन का सीरीज शुरू होगा। ठीक है, तो उसका टेंशन मत लीजिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम लोग 50 क्वेश्चन कर चुके थे। आज हम लोग जो है नेक्स्ट 50 क्वेश्चन करेंगे। मतलब मेरा टारगेट है कि इस वीक के अंत तक आपका पॉलिटी और इकोनॉमी का जो 500 क्वेश्चन है दोस्तों वो ख़त्म हो जाएगा। साथ ही साथ अकाउंटिंग और लेबर लॉ का भी 100 क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और मंथ के एंड होने तक आपका 500 क्वेश्चन पॉलिटी, इकोनॉमी, मॉडर्न और अकाउंटिंग और लेबर लॉ का कंप्लीट करवा दूंगा। ऐसा मेरा मतलब मैं मेहनत इतना कर रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, तो चलिए बिना लेट किए शुरू करते हैं दोस्तों आज का लेक्चर। आप देख रहे हैं जीरो IAS का चैनल। ये हमारा आज पार्ट नंबर 3 है, जिसमें हम लोग नेक्स्ट जो है 25 क्वेश्चन करेंगे और फिर अगले पार्ट में हम फिर 25 क्वेश्चन करेंगे। ऐसे ऐसे करके हम लोग धीरे धीरे पूरा 500 क्वेश्चन कंप्लीट कर देंगे दोस्तों। ठीक है, इस चैनल को, इस लेक्चर को प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। मेरा नाम है दोस्तों राहुल बर्नौल। मैं EPF में एक सिलेक्टेड ऑफिसर हूँ। साथ ही साथ मैंने UPSC का मेंस 2020 में, UPPCS का मेंस 2021 में दिया है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग जो 50 क्वेश्चन तक कर चुके थे, हम लोग 51 से करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जल्दी जल्दी फटाफट करते हैं। आपको समझाना भी है मुझे अच्छे से और जल्दी जल्दी भी करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोगों के पास टाइम कम की अभी थोड़ा कमी है दोनों के पास, है ना। तो मन लगा के अच्छे से पढ़ेंगे, फोकस करके, तो आराम से आसानी से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। हिंदी मीडियम वाले बच्चे इधर से पढ़ेंगे जरूर अपना। ठीक है, बोला था पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959 एग्जेम्प्ट सेवरल पोस्ट फ्रॉम द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। बोला ऑफिस लाभ के पद से ये जो संसद का अधिनियम है 1959 ये रोकता है। ठीक है, उसके बाद द एबव मेंशन्ड एक्ट वाज अमेंडेड 5 टाइम्स। बोल रहा है उपयुक्त अधिनियम में 5 बार संशोधन किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट है द टर्म ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज वेल डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छे से डिफाइन है, इसको अच्छे से परिभाषित किया गया है। ये दोस्तों UPSC प्रीलिम्स 2019 में है। ठीक है, ये उतना इम्पोर्टेंट एक्ट नहीं है, पार्लियामेंट एक्ट डिस्क्वालिफिकेशन। तो आपको जानना भी नहीं भैया कितने बार चेंज हुआ है ना। और ज़्यादातर चांसेस होते हैं अगर UPSC इस टाइप का क्वेश्चन देता है तो आपको फैक्ट वैक्ट को वो ध्यान भी नहीं देता है कि आपको उसको जानना चाहिए। लेकिन हाँ, क्या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आपने कहीं भी पढ़ा है कि संविधान में डिफाइन है? बताइए, मैं इससे पूछूं कि लाभ का पद क्या है, बता पाएंगे क्या? नहीं बता पाएंगे। क्यों नहीं बता पाएंगे? क्योंकि संविधान में परिभाषित है ही नहीं। मैं बोलूँ कि मौलिक अधिकार क्या है, तुरंत आप बता देंगे। मैं पूछूँ फंडामेंटल ड्यूटी क्या है, तुरंत बता देंगे। मैं बोलूँ प्रीएम्बल क्या है, तुरंत बता देंगे। क्यों? क्योंकि इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है ना अच्छे से। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बारे में डिफाइन नहीं है, इसीलिए इसको आप नहीं बता पा रहे हैं ना। इसको आप काट दीजिए तीसरा। जैसे ही तीसरा काटे, ये ऑप्शन, ये ऑप्शन, ये ऑप्शन, तीनों ऑप्शन कट गया दोस्तों, कि तीसरा तीनों में था। कौन सा करेक्ट है मुझे पूछा है, कौन सा सही है? तीसरा तो गलत हो गया, तो बचा क्या? 1 और 2। ठीक है दोस्तों, आपका डायरेक्ट आंसर मिल गया। मतलब आपको ये भी नहीं जानना है कि ये वाला एक्ट को कितने बार अमेंड किया गया था। आपको ये भी नहीं जानना है कि पार्लियामेंट का एक्ट जो है डिस्क्वालिफिकेशन को रोकता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में। ठीक है, समझ गए? तो आप इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप देखिए कि एलिमिनेट कीजिए तुरंत क्वेश्चन, ऑप्शन देखिए, तुरंत एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिए। अब जो है आप इस फैक्ट को याद कर लीजिए कि इस एक्ट को 5 बार चेंज किया गया है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट लाभ का पद संविधान में परिभाषित नहीं है, और पार्लियामेंट का जो एक्ट है डिस्क्वालिफिकेशन वो लाभ के पद के कई पदों को अयोग्यता से छूट देता है। आप अभी याद कर लो उसको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। 51 का आंसर ए है। बोल रहा है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी अमेंडेड ओनली बाय द स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। बोल रहा भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को संसद के विशेष बहुमत से ही संशोधित किया जा सकता है? दोस्तों मैंने आपको संविधान संशोधन पढ़ाया है मात्र 10 मिनट में। ठीक है, उसको जरूर देखिए। अगर उसने आपने उसको देखा है, तुरंत आपसे सॉल्व हो जाएगा कि कभी भी हम नया राज्य दोस्तों जब बनाते हैं तो उसके लिए सिंपल मेजोरिटी करते हैं, स्पेशल नहीं करते हैं। मतलब पहला जो है वो गलत हो गया, मुझे सही उत्तर पूछा है, अब इसको गोला कर दिया, मतलब फर्स्ट नहीं होगा। तो ये और ये ऑप्शन आपका चला गया, ये ऑप्शन। अब देखिए इन दोनों ऑप्शन में 3 और 4 दोनों में है, 3 और 4 दोनों में है, मतलब 3 और 4 ऑटोमेटिकली आपका सही हो गया दोस्तों। अब यूज ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, ये भी आपको सिंपल मेजोरिटी से आप इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका क्या होगा आंसर दोस्तों? बी। देख रहे हो कितना आसानी से बन रहा है क्वेश्चन। ऑफिशियल लैंग्वेज को भी आपको चेंज करना है, तुरंत आसानी से सिंपल मेजोरिटी से चेंज कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, फंडामेंटल राइट DPSP है, उसको स्पेशल विशेष बहुमत से चाहिए। इसके अलावा जो संसद का सैलरी होता है उसको स्पेशल मेजोरिटी से नहीं, साधारण बहुमत से उसको पास करना होता है। ठीक है, ये सारा चीज़ आपको ध्यान देना है। तो आंसर क्या होगा? 3 और 4। ठीक है, बी। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 53। बोला कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ फंडिंग ऑफ इलेक्शन इंडिया। बोल रहा है
भारत में चुनाव के वित्त पोषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोला था एनोनिमस डोनेशंस मेड बाय द इंडिविजुअल इन कैश टू द पॉलिटिकल पार्टी शुड नॉट बी मोर देन 2 लाख रुपीज़। बोल रहा है अगर कोई व्यक्ति को कैश में नगद में अगर डोनेशन करना है तो 2 लाख से अधिक का नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहला दोस्तों अगर आपने पढ़ा है तो ये 2 लाख नहीं है दोस्तों, कितना है, यूपीएससी डाटा के साथ खेलता है। ये कितना है आपका 2000, मतलब अगर आपको 2000 से ऊपर का पेमेंट करना है तो आप कैश में नहीं करोगे, आपका उसके लिए इलेक्टोरल बॉन्ड, चुनाव बॉन्ड खरीदना पड़ता है दोस्तों, है ना। तो ये आपको नहीं होगा, 2 लाख नहीं होगा, अब 2000 रुपये है। ठीक है, 2000 तक का आप नगद में कर सकते हैं, बाकी आपके लिए उसको बॉन्ड खरीदना पड़ेगा। तो मतलब पहला गलत है। जैसे ही पहला गलत हुआ ये और ये ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि दोनों में पहला है और हमें पूछा है करेक्ट। ठीक है, अब देखिए दोनों में 2 है ना, इसका मतलब 2 जो है ऑटोमेटिकली सही है। क्या, क्योंकि दोनों में क्या बोल रहा है, कॉर्पोरेट कंपनी इज फ्री टू डोनेट एनी अमाउंट ऑफ मनी टू एनी पॉलिटिकल पार्टी। सही बात है, कोई भी कॉर्पोरेट जितना उसको पैसा देना है पॉलिटिकल पार्टी को दे सकती है, कोई लिमिट नहीं है। पहले लिमिट था, पहले क्या लिमिट था, जितना उसका प्रॉफिट था उसका 7.5% ही वो दे सकता था। ठीक है, जितना प्रॉफिट का 7.5%, लेकिन आप बोला जितना पैसा देना है तो ठीक है, तो कोई भी कंपनी जितना पैसा देना चाहती है पॉलिटिकल पार्टी को दे सकती है। ठीक है, कितना बढ़िया काम किया है ना, पॉलिटिकल पार्टी को जहाँ से पैसा लेना ले लेगी। उसके बाद द पॉलिटिकल पार्टी कैन नॉट रिसीव फंड फ्रॉम द फॉरेन कंपनी। नहीं दोस्तों, विदेशी कंपनियां भी भारत पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक पार्टियों को जितना देना है पैसा दे सकती है, कोई लिमिट उसमें भी नहीं है, और कोई भी लिमिट नहीं है कि विदेशी से नहीं ले सकता है। तो ये हमारा गलत है। ठीक, तो क्या होगा आंसर दोस्तों, बी। वैसे भी देखिए पॉलिटिकल पार्टी कभी भी चाहेगी क्या कि मेरा पैसा कम हो, नहीं ना, लॉजिक लगाइए। वो दूसरे को बोल सकती है, जैसे एनजीओ को बोली है कि वो विदेशी धन ले सकता है, लेकिन उसको अपना रिपोर्ट देना पड़ेगा कहाँ कहाँ से लिया है, कहाँ कहाँ खर्च किया है। ठीक है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी की खुल्लम खुल्ला छूट है। ठीक, चलिए, इसलिए 53 का आंसर होगा बी। आप देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 54। देखिए बोला कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आई लेट डाउन इन द आर्टिकल 360। 368 अनुच्छेद में हम लोग संविधान का संशोधन करते हैं। ठीक है, मैंने आपको अच्छे से बताया, इसको जरूर देखिए, पॉलिटी का प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं इसको। बोला द बिल फॉर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट रिक्वायर्स प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट फॉर इट्स इंट्रोडक्शन इन द पार्लियामेंट। बोल रहा है अगर संविधान संशोधन के लिए हमको कोई बिल लाना है दोस्तों, विधेयक लाना है, तो उसको राष्ट्रपति के पूर्ण अनुमति की जरूरत होती है। नहीं दोस्तों, अनुमति नहीं होती, बिना राष्ट्रपति की सलाह के हम लोग डायरेक्ट संविधान संशोधन का बिल जो है संसद में रख सकता है। ठीक, तो पहला गलत होगा। जैसे ही पहला गलत हो गया, ये और ये ऑप्शन चला गया, क्योंकि हमें पूछा है कौन सा सही है, तो पहला तो सही नहीं है, ये ऑप्शन चला गया। और ये दोनों ऑप्शन में देखिए 3 है, मतलब 3 जो ऑटोमेटिकली सही है। क्या है 3 कि प्रेसिडेंट हैज नो पावर टू विथहोल्ड हिज एसेंट टू ए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। मतलब राष्ट्रपति के पास संवैधानिक संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति वापस लेने का अधिकार नहीं है। मतलब एक बार अगर दोनों सदन ने पास कर दिया, दोनों हाउस लोकसभा राज्यसभा ने पास कर दिया, तो राष्ट्रपति को उस पर साइन करना ही पड़ेगा, वो अपना उसको स्वेच्छाधिकार वीटो पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकता। ये एकदम सही है। ठीक, फिर बोल रहा है द बिल अफेक्टिंग द फेडरल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी रेटिफाइड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर्स ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स बाय ए स्पेशल मेजोरिटी। बोल रहा है अगर कोई भी चीज़ हम संघीय प्रावधान को चेंज करते हैं संविधान का, तो उसको जितना भी विधानसभा है उसका आधा विधानसभा से विशेष बहुमत से अनुमोदित किया जाएगा। दोस्तों ये बात सही है कि जो भी संघीय प्रावधान है उसको चेंज करना है तो आधा विधानसभा से हम लोग को पास करना पड़ेगा, लेकिन विशेष बहुमत से नहीं। कैसा बहुमत से? सिंपल मेजोरिटी से। तो ये हमारा गलत होगा दोस्तों, मतलब दूसरा गलत है। ठीक है, दूसरा गलत है तो हमारा ये और ये सही हो गया। इसको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो ऑप्शन क्या होगा इसका? सी। 54 का आंसर क्या होगा? तो सी दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55। बोल रहा है ये अब करंट अफेयर का क्वेश्चन है। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म डार्क जीनोम। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन डार्क जीनोम का सबसे अधिक अच्छा वर्णन करता है। दोस्तों डार्क मतलब काला, अभी जीनोम मतलब आपका क्या होता है, जितना भी बॉडी में जीन्स होता है, डीएनए होता है, उसका सीक्वेंस को जीनोम बोलते हैं। ठीक है, तो जीनोम क्या होता है दोस्तों? जीनोम वो एरिया होता है जिसमें आपको उसके बारे में पूरा एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं पता है दोस्तों, जो आपका जहाँ पे मिलना चाहिए उसके बाहर मिलता है। ठीक है, तो जीनोम का क्या मतलब होगा? डीएनए आउटसाइड ऑफ द। ठीक है दोस्तों, तो जहाँ डीएनए मिलना चाहिए वहाँ अगर डीएनए नहीं मिल रहा है, मान लीजिए बॉडी है, बॉडी का इस सेल में अगर डीएनए मिलना चाहिए, यहाँ नहीं मिल गया, यहाँ मिल रहा है कहीं दूसरी जगह में, तब हम बोल देंगे उसको डार्क जीनोम। डार्क जीनोम मतलब पारंपरिक रूप से जीन के रूप में परिभाषित क्षेत्रों के बाहर डीएनए को क्या बोलते हैं दोस्तों? डार्क जीनोम। इसको आप याद कर लीजिए डार्क जीनोम क्या होता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों 56।
बोल रहा है विथ रेफरेंस टू द प्रमोशन ऑफ स्टेट सिविल सर्विस ऑफिसर्स टू ऑल इंडिया सर्विसेज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दोस्तों अखिल भारतीय सेवाओं में जो राज्य के सिविल सेवा अधिकारियों का पदोन्नति होता है दोस्तों, उसके संदर्भ में हम लोग का क्वेश्चन है, कथन है। बोल रहा है द कॉन्स्टिट्यूशन हैज स्पेसिफाइड द कोटा फॉर द प्रमोशन ऑफ स्टेट सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स टू ऑल इंडिया सर्विस। बोल रहा है संविधान ने अखिल भारतीय सेवाओं में राज्य सिविल सेवा अधिकारियों को पदोन्नति के लिए कोटा निर्दिष्ट किया है। तो सही बात है, संविधान ने ये बोला है दोस्तों, संविधान ने नहीं बोला है। यहाँ पे देखिए संविधान ने में आप कहीं पढ़ा है क्या कि कितना नहीं, ये एक हमारा ऑल इंडिया सर्विस रूल है दोस्तों, ऑल इंडिया सर्विस रूल, ठीक है, ये सिविल सर्विस रूल, ठीक है, उसमें लिखा गया है, ठीक है, क्या लिखा गया है कि जितना भी सीट होगा दोस्तों, जितना भी सीट होगा उसका कुछ परसेंटेज 33%, ठीक है, आपको स्टेट सिविल सर्विस से भरना पड़ेगा। मतलब स्टेट सिविल सर्विस से भी जितना भी IAS ऑफिसर बनेंगे दोस्तों, उसका 33% स्टेट सिविल सर्विस आपको भरना पड़ेगा। ये लिखा है स्टेट सर्विस एक्ट में, भारतीय सर्विस सेवा क्षेत्र में लिखा है, कानून में लिखा है, ऑल इंडिया अखिल भारतीय सेवा कानून में लिखा हुआ है, ना कि संविधान में। तो ये हमारा गलत होगा। ऐसे UPSC आपके साथ खेलता है, संविधान में नहीं लिखा था, आपने संविधान में लिखा था कहीं भी तो पढ़ते हैं ना, कहीं पढ़े हैं क्या? नहीं। तुम्हारा पहला गलत है। जैसे ही पहला गलत हुआ, हमसे पूछा है कौन सा सही है, तो मतलब फर्स्ट गलत हो गया, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन चला गया कि दोनों में फर्स्ट है। अब दूसरा देखते हैं, ऑफिसर ऑफ द स्टेट सिविल सर्विसेज आर प्रमोटेड टू ऑल इंडिया सर्विसेज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। अब देखिए दोस्तों, स्टेट सिविल सर्विस को बनाना है ऑल इंडिया सर्विस, ऑफिसर को अपॉइंट करना है, ठीक है। तो ऑल इंडिया सर्विस में अपॉइंट करने के लिए कौन बॉडी है? UPSC। मतलब कोई भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से, कोई भी मान लो SDM है, उसको अगर हम लोग ऑल इंडिया सर्विस में IAS बना रहे हैं तो उसका सलाह कौन देगा दोस्तों? UPSC, ना कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। याद रखिएगा, कोई भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, राज्य का जो ये होता है पब्लिक सर्विस कमीशन होता है ना, लोक सेवा आयोग, उससे सलाह नहीं लिया जाता है। हम लोग किससे सलाह लेते हैं? UPSC सलाह लेते हैं। जब कभी राज्य के लोक सेवा आयोग से कोई भी जो अधिकारी होता है उसको हम लोग अखिल भारतीय सेवा में लगाना है, तब ऑल इंडिया सर्विस में लगाना है, तब UPSC की सलाह लेते हैं, ना कि आपका राज्य का जो लोक सेवा आयोग है वहाँ लेते हैं। दूसरा भी गलत हो गया। हमारा आंसर है दोस्तों नाइदर 1 नॉर 2, मतलब ना तो एक सही है ना तो दो सही है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 56 हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951। बोला लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट बोला द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द लोकसभा टू द वेरियस एक्ट स्टेट्स। बोल रहा है लोकसभा में कितना जो है सदस्य होगा उसको इसमें डिफाइन किया गया है। फिर अगला है पॉलिटिकल स्पीचेज मेड फॉर द। तो देखिए दोस्तों, ये जो एक्ट है ना 1951, ठीक है, इस एक्ट के तहत सीट का एलोकेशन राज्यों लोकसभा में सीटों का आवंटन नहीं होता है, वो होता है जन प्रतिनिधित्व कानून रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950, ठीक है। दोनों में कन्फ्यूजन मत कीजिए। 1950 कानून में क्या लिखा है कि कितना सीट देंगे लोकसभा में, क्या क्वालिफिकेशन होगा सदस्य लोग का, क्या कौन कौन सा करप्ट प्रैक्टिसेस, भ्रष्टाचार वाला प्रैक्टिस होगा, है ना, वो सब लिखा है। और कौन सा चुनाव में जो जुर्म होता है वो लिखा हुआ है, ठीक है। 1951 एक्ट में लिखा है कि इलेक्शन कैसे होगा, किस तरह से उसका जो है हम लोग मतलब इलेक्टोरल रोल बनाएंगे, किस तरह से जो है हम लोग उसका ये सब करेंगे, वो सब लिखा हुआ है, ठीक है। तो याद रखिएगा 1951 कानून में क्या लिखा है कि इलेक्शन जब होगा तो क्या है, मतलब कौन सा चुनाव में जुर्म होगा वो 1951 में लिखा है, कौन सा कैसे इलेक्शन करवाएंगे वो 1951 में लिखा है, कैसे सीट को आवंटन करेंगे वो 1951 में नहीं 1950 में लिखा है, कैसे हमको वोटर का लिस्ट बनाना है वो 1950 में लिखा है। बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब जो एक्चुअल इलेक्शन हो रहा है वो 1951 में लिखा है। और इलेक्शन के पहले जो भी प्रोसेस करते हैं, चाहे सीट को आवंटन करना, इलेक्टोरल वोटर का लिस्ट बनाना, है ना, सभी चीज़ किसी से रिलेटेड है 1950 कानून से, ठीक है। समझ में आया? तो ये हमारा गलत होगा, क्योंकि ये इलेक्शन के पहले हम लोग सीट का आवंटन करते हैं जो 1950 कानून से होता है, 1951, तो मतलब पहला गलत है मेरा। तो 2 ऑप्शन चला गया, क्योंकि दोनों में फर्स्ट था, हमें पूछा है कौन सा सही है। अब दूसरा देखो, पॉलिटिकल स्पीचेज मेड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ लैंग्वेज ऑफ ए सेक्शन ऑफ द सिटीजन अमाउंट टू करप्ट प्रैक्टिसेस। बोल रहा नागरिकों के अगर एक वर्ग की भाषा के संरक्षण के लिए अगर राजनीतिक भाषण किया जाता है तो एक भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में आता है। नहीं दोस्तों, अगर राजनीतिक भाषण का प्रयोग किया जा रहा है भाषा के संरक्षण में, ये तो तब तो ये बहुत बढ़िया बात है ना कि भाषा का संरक्षण हो रहा है, ये करप्ट प्रैक्टिस में नहीं आता है दोस्तों, ठीक है। ये हमारा गलत होगा। इसके अलावा आप छूत को कर रहे हो, महिला के अगेंस्ट उत्पीड़न का बात कर रहे हो, या कोई और भी उल्टा पुल्टा हिंसा को प्रमोट कर रहे हो, तब माना जाएगा ये आपका करप्ट प्रैक्टिसेस, भ्रष्टाचार आचरण, ठीक।
दूसरा भी गलत हो गया तो ये भी ऑप्शन चला गया। मतलब तीसरा जो ऑटोमेटिकली आपका सही है। क्यों? क्योंकि सभी ऑप्शन आपका कट गया। बोला रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया इज गवर्न बाय द प्रोविजन, तो ये सही बात है। किस तरह से पॉलिटिकल पार्टी का रजिस्ट्रेशन होना है 1951 एक्ट में हमारा लिखा हुआ है दोस्तों। ठीक है, समझ गए? तो ये हमारा सही है। तो कौन सा सही है? केवल सी। ठीक, चलिए क्वेश्चन 58 देखते हैं दोस्तों। बोला विथ रेफरेंस टू एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी बाय द गवर्नमेंट इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो भारत में सरकार द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट है कि ए पर्सन इज नॉट इंटाइटल्ड टू द compensation when government acquires law under his personal cultivation and even if it is under the Ceiling Act। बोला सरकार को मुआवजा देने का ज़रूरत नहीं है अगर सरकार जो है आदमी का व्यक्तिगत खेती के लिए भूमि का अधिग्रहण करता है। नहीं दोस्तों, अगर व्यक्तिगत खेती का अधिग्रहण करता है सरकार तो सरकार उसको आरक्षण, सरकार उसको मुआवजा देना ही पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है ना? क्योंकि वो उसका ज़मीन है, ठीक है, उस आदमी का। अगर ये पब्लिक ज़मीन होता तो वहाँ पर सरकार पर डिपेंड करता, नहीं देना होता तो नहीं देता। लेकिन ये उस आदमी का खुद का खेती का ज़मीन है भैया, तो देना पड़ेगा। मतलब ये कथन हमारा गलत है। तो हमें पूछा है कौन सा सही है। पहला तो सही नहीं, ये मतलब देखिए तीनों ऑप्शन कट गया आपका, कट गया ना। इसका मतलब 2 और 3 ऑटोमेटिकली आपका क्या हो गया दोस्तों? सही हो गया। तो क्या है ट्रू? बोल रहा है गवर्नमेंट इज लाइबल टू प्रोवाइड कंपेंसेशन ऑन एक्वायरिंग द प्रॉपर्टी ऑफ ए माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। सरकार अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों की संपत्ति को अर्जित करता है, एक्वायर करता है तो मुआवजा देने होगा। एकदम सही बात है। ठीक है, फिर बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर हैव द अथॉरिटी टू इनैक्ट लेजिस्लेशन फॉर द कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। बोला संसद और राज्य विधानमंडल दोनों जो है कानून बना सकता है अगर निजी संपत्ति को हमको अनिवार्य रूप से अधिग्रहण करना है तो दोस्तों। ठीक है, तो ये भी सही है। क्यों सही है? कि देखिए राइट टू प्रॉपर्टी जो है हमारा पहले फंडामेंटल राइट था ना, आर्टिकल 19 के अंडर था, लेकिन अब ये हट गया। तो जब हमारा ये मौलिक अधिकार था, फंडामेंटल राइट था, तो मौलिक अधिकार पे सिर्फ कानून बनाने का अधिकार जो होता है दोस्तों, सिर्फ वो संसद का होता है। ठीक है, लेकिन 44वां संविधान संशोधन से हम लोगों ने इसको मौलिक अधिकार से हटा के और उसको एक लीगल राइट बना दिया, एक कानूनी अधिकार बना दिया अनुच्छेद 300A में। मतलब अब वो फंडामेंटल राइट हमारा संपत्ति का अधिकार नहीं रहा। तब अब जो है पार्लियामेंट भी कानून बना सकता है और विधानसभा भी, संसद और विधानमंडल दोनों कानून बना सकता है। बात समझ में आया? अगर मौलिक अधिकार ये होता तो सिर्फ संसद कानून बनाता, लेकिन अब ये मौलिक अधिकार नहीं है, अब ये कानूनी अधिकार हो गया है 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। तब ये जाके सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, इसमें दोनों कानून बना सकता है, पार्लियामेंट भी और विधानमंडल भी। बात समझ में आ रहा है? तो हमारा जो है सी जो है दूसरा तीसरा सही है, केवल 2 और 3 होता है। ठीक, समझ में आया? यहीं पे अगर क्वेश्चन रहता अनटचेबिलिटी छुआछूत कानून से, और ये अगर कथन होता कि बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर दोनों कानून बना सकता है, तब ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि छुआछूत का जो कानून है दोस्तों वो हमारा क्या है, फंडामेंटल राइट है। बात समझ में आया? मौलिक अधिकार है, और मौलिक अधिकार पे कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार का है। ठीक है, मतलब पार्लियामेंट का है। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 59। देखिए बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द राइट टू वोट इन इंडिया। भारत में मतदान के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए प्रिजनर हु इज सर्विंग ए सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट इज नॉट इंटाइटल्ड टू वोट इन एन इलेक्शन। बोल रहा है कारावास की सजा काट रहा कैदी चुनाव में वोट देने का अधिकार नहीं होता है। एकदम सही है। अगर कोई अभी आदमी जेल में होता है, सजा काट रहा है, तो भैया उसको वोट देने का अधिकार जो है नहीं है। ठीक है, लेकिन उसको इलेक्शन लड़ने का अधिकार है, ये आप ध्यान देना। बात समझ में आ रहा है? अगर कोई आदमी जेल में सज़ा काट रहा है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता, लेकिन इलेक्शन लड़ सकता है। ठीक है, तो आपको उसको ध्यान देना है। ठीक, चलिए आगे। वोटिंग राइट्स आर अवेलेबल टू NRI नॉन रेसिडेंट सिटीजन बट इंडियन बट नॉट टू ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। वोटिंग राइट जो अनिवासी भारतीयों को मिलता है, लेकिन भारत के विदेशी नागरिकता कार्ड वाले धारकों को नहीं। एकदम सही बात है। ठीक है, क्यों सही बात है? क्योंकि देखिए जो ये नॉन रेसिडेंट इंडियन, भैया ये भारतीय तो हैं, ऐसे थोड़ी है दूसरे देश का निवासी है, इंडिया का ही निवासी है। लेकिन नॉन रेसिडेंट अनिवासी क्यों बोलते हैं? क्योंकि भारत में ये नहीं रहता है। भारत में अगर कोई आदमी भारत से 6 महीने से ऊपर बाहर रहता है तो उसको NRI अनिवासी भारतीय बोलते हैं, और ये भारतीय है तो इसको वोट देने का अधिकार है। लेकिन ये विदेश में वोट नहीं देगा, वो जब भी वोट होगा तो इंडिया में आएगा, और जहाँ भी इसको वोट देने का अधिकार है वही जो है चुनाव क्षेत्र में वो दे सकता है। ठीक है, तो ये हमारा सही है। इसके अलावा जो ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया है, मतलब वो भारत का नागरिक नहीं है, लेकिन वो किसी दूसरे देश का नागरिक है, और भारत उसको OCI कार्ड दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि अच्छा काम वाम किया होगा इसीलिए। ठीक है, तो हमारा कौन सा सही है दोस्तों? दोनों सही है। ठीक है, 1 और 2 दोनों। बात समझ में आया? बोथ 1 and 2। बात समझ में आया? कितना आसान क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, इसके से क्या होगा? बहुत आसान क्वेश्चन था, बोथ 1 and 2। ठीक है, अब देखिए क्या क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री शेयर
देयर बॉर्डर विथ कजाकिस्तान। अब ये क्या है क्वेश्चन, ये मैप से आ गया। तो इस क्वेश्चन को आप मैप खोल के देखिए और आपको तब बनाइए, ठीक है। तो देखिए कजाकिस्तान के अगल बगल कौन सा देश है, तो ध्यान से आप देखेंगे तो रसिया है, ठीक है। अफगानिस्तान नहीं करता है दोस्तों, तो अफगानिस्तान नहीं करेगा तो दूसरा ऑप्शन चला गया, और रसिया होगा। चाइना भी करता है तो 1 और 3 तो होगा, मतलब ये दोनों ऑप्शन में 3 भी है और 6 भी है, मतलब 1 3 6 होगा, 1 और 3 और 6। अब बचा किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान, ठीक है। इसका ताजिकिस्तान दोस्तों नहीं करता है बॉर्डर शेयर, आप देखिएगा ध्यान से, तो ताजिकिस्तान जो है थोड़ा बाहर है, वो बॉर्डर शेयर नहीं करता, तो मतलब 5वां नहीं होगा, 5वां नहीं होगा तो ये गया आंसर क्या होगा दोस्तों, डी, ठीक है। मैप देखिए ध्यान से, कोई भी बच्चे डेली अपना मैप जो है कम से कम आधा 1 घंटा देखिए, मैप को निहारिए, तब आपको जो है याद होगा, ठीक है। फालतू चीज़ निहारने से अच्छा है कि मैप निहार लीजिए, है ना। जो बाहर जाके घूम के उल्टा पुल्टा चीज़ देखते हैं, इससे बढ़िया है कि बढ़िया चीज़ देख लो, थोड़ा दिमाग खुलेगा और जो है एग्ज़ाम भी क्वालिफाई करने का चांसेस होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। बोला इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक अप्रोप्रिएट फॉर ब्यूरोक्रेसी। बोल रहा है भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नौकरशाही के लिए उपयुक्त है। तो नौकरशाही मतलब दोस्तों ब्यूरोक्रेट। ब्यूरोक्रेट क्या कहता है ये बताइए। ये हम लोग क्या करेंगे, हम लोग IAS बनेंगे तो क्या करेंगे, सरकार जो भी पॉलिसी नीति बनाती है उसका हम लोग कार्यान्वयन करते हैं, यही हम लोग का काम है ना। पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हैं, उसका एग्जीक्यूट करते हैं। सरकार अगर MSME के लिए कानून बनाई तो MSME में ये क्या होता है कि किसानों से जो है MSME बोल रहा हूँ सॉरी, MSP पे अगर न्यूनतम जो मूल्य बनाई दोस्तों उसके लिए कानून, तो हम ये देखेंगे यार कि न्यूनतम मूल्य पे जो है किसानों को से पैसे, न्यूनतम समर्थन मूल्य पे किसानों से जो है अनाज खरीदा जा रहा है कि नहीं, मतलब क्रियान्वयन हो रहा है कि नहीं। अगर सरकार उसके लिए कानून बनाई, मतलब ये RTI एक्ट के लिए या राइट टू एजुकेशन शिक्षा का अधिकार के लिए, तो हम लोग देखेंगे यार शिक्षा का अधिकार वो कानून जो है लग रहा है कि नहीं, कोई नीति लग रहा है कि नहीं, है ना, क्रियान्वयन उसका हो रहा है कि नहीं। तो मेन उसका काम क्या है, एन एजेंसी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी। उसका काम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करना नहीं है, ठीक है। ये होगा लेकिन मेन फीचर कैरेक्टरिस्टिक अप्रोप्रिएट मतलब क्या, विशेषता, कौन सी विशेषता है, फेडरलिज्म को, संघवाद को स्ट्रॉन्ग करता है दोस्तों, नहीं। जितना भी ऑल इंडिया सर्विस होता है नौकरशाही ब्यूरोक्रेसी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट होता है ना, और उस पर सेंटर का कंट्रोल होता है, ठीक है। तो मतलब ये संघवाद को बढ़ावा नहीं देता है, ठीक है ना। उसके बाद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का इसको कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी से सिविल सर्वेंट एकदम अलग होता है, उसको पॉलिटिक्स में उतना इंटरफेयर करने का अधिकार नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि उसका दायरा में है ही नहीं। उसका मेन काम है कि वो सिविल सर्वेंट है, उसका पॉलिसी इंप्लीमेंट करना, क्रियान्वयन करना उसका मकसद है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 का होगा डी, ठीक है। ये भी UPSC में पिछले बार 1-2 साल पहले पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 62। बोला कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द डिस्क्वालिफिकेशन अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ। दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार हमें करना है, ठीक है। एंटी डिफेक्शन लॉ आपको पता है 52nd अमेंडमेंट एक्ट से 1985 में हम लोगों ने दल बदल कानून डाला और 10वां शेड्यूल डाल दिया, 10वां अनुसूची डाल दिया दोस्तों। इसके तहत ये लिखा है कि कोई भी अगर पॉलिटिकल पार्टी से कोई आदमी चुन के आता है, मान लो ये आदमी किसी पॉलिटिकल पार्टी से चुन के आया, अगर ये कोई भी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है इलेक्शन के बाद, तो ये डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ठीक है। पहला चीज़ ये लिखा है। दूसरा, कोई अगर नॉमिनेटेड मेंबर है, मतलब मनोनीत है, ठीक है, अगर वो 6 महीना के बाद किसी पार्टी को ज्वाइन करता है तो वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तीसरा लिखा है कोई भी इंडिपेंडेंट आदमी, मतलब स्वतंत्र अगर निर्दलीय सदस्य चुन के आया, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेगा तो वो हो जाएगा डिस्क्वालीफाई। बात समझ में आया। चलिए अब देखिए, बोला इफ एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ हाउस वॉलंटरी गिव्स अप हिज पार्टी मेंबरशिप। तो ये भी बात है, कोई भी अगर पार्टी का सदस्यता छोड़ देगा तो ऑटोमेटिकली वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ये सही है। बोला ए नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ ए हाउस कैन बी डिस्क्वालीफाइड इफ ही ज्वाइंस एनी पॉलिटिकल पार्टी विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑन विच ही टेक्स हिज सीट इन द हाउस। बोला किसी सदन के मनोनीत सदस्य को अयोग्य घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन में अपनी सीट लेने की तारीख से 6 महीने के भीतर किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है। दोस्तों ध्यान से पढ़ेंगे, लिखा है 6 महीने के भीतर, 6 महीने क्या बताया, 6 महीने के बाद तब डिस्क्वालीफाई होता है ना। 6 महीने के भीतर करेगा तो नहीं होगा, मतलब दूसरा मेरा गलत हो गया। पहला सही है, दूसरा गलत है, तो ये ऑप्शन चला गया, ये भी ऑप्शन चला गया, डायरेक्टली आपका आंसर मिल गया दोस्तों, केवल 1, ठीक है। इसका मतलब तीसरा भी गलत है ना। क्यों गलत है, पढ़िए। वो इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ ए हाउस कैन नॉट बी डिस्क्वालीफाइड इफ ही ज्वाइंस एनी पॉलिटिकल पार्टी। बोला यदि सदन का कोई निर्दलीय सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है तो उसे अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। दोस्तों मैंने क्या बताया, अगर इंडिपेंडेंट है, शामिल हो जाता है तो उसको डिस्क्वालीफाई, अगर मनोनीत है, नॉमिनेटेड है, 6 महीने के बाद करेगा डिस्क्वालीफाई। कोई भी चुन के आया किसी पार्टी से, अगर वो वोट देने से मना करता है
या अगर क्या दूसरे पार्टी के लिए वोट दे देता है संसद में या लोकसभा में, राज्यसभा में या विधानमंडल में, या अपने पार्टी का सदस्यता छोड़ देता है, वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। आंसर क्या होगा, कौन सा करेक्ट है पूछा है दोस्तों, केवल एक। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 63। ठीक है, तो 63 देखेंगे हम, तो ये हमारा 63। ठीक है, अब देखिए 63 आप बोला, विथ रेफरेंस टू द इंडिया एंटरप्राइज आर्किटेक्चर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडिया एंटरप्राइज आर्किटेक्चर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। देखिए दोस्तों, ये कोई इनिशिएटिव का है ना, कोई पहल का है। तो पहल में मैंने क्या बताया, पहल में ज़्यादातर चांसेस होता है कि जो मंत्रालय का नाम या किसके द्वारा किया गया वो गलत देता है। अगर आपको पता है तब आप सही मारिए, और नहीं पता है तो आप उसको गलत कर सकते हैं, गेस कर सकते हैं। ठीक है, आप पढ़िए इसको पूरा। इट इज एन फ्रेमवर्क दैट इंटीग्रेट्स ऑल द MSME मीडियम स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज इन द कंट्री ऑन ए सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म। पूरा ये एक ऐसा ढांचा है जो देश के सभी मध्यम और लघु सूक्ष्म उद्योग को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जोड़ता है। फिर है, इट लिंक्स द परफॉर्मिंग मेजरमेंट सिस्टम ऑफ द इंटरप्राइजेज टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। बोल रहा है यह उद्यमों के प्रदर्शन को सतत विकास लक्ष्यों से जोड़ता है। फिर बोला, इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अगर आप देखोगे तो आपको ये इसके द्वारा किया गया है। अगर पता है तो सही मारिए, नहीं तो ज़्यादातर चांसेस होता है ये गलत होता है। और वैसे भी देखिए, एक तरफ बोल रहा है MSME, तो मध्यम के लिए मध्यम लघु मंत्रालय होगा। अगर होगा ये तो 1 और 3 साथ में नहीं हो सकता, मतलब ये ऑप्शन गया। इसका मतलब हमारा 3 भी जो होता है वो गलत है, तो तीसरा भी गलत है। अब हमारे पास 2 ही ऑप्शन बचा, केवल 2 और केवल 1। ठीक, इसका मतलब अगर देखिएगा ये कहीं ना कहीं इसको जस्टिफाई कर रहा है कि ये परफॉर्मेंस को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से जोड़ रहा है। और हम लोग बात करें भारत की ऐसा व्यवस्था का है ना, उसके तहत। ठीक है, तो MSME का ऐसा नहीं है दोस्तों। ठीक है, ये किसका है बताइए, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है दोस्तों ना। ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है जो है METI जिसको बोलते हैं, MEITY, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उसका है। ठीक है, तो ये गलत है, और ये MSME का कोई मतलब ही नहीं है ना, ये भी गलत है। ये देखना चाहती है कि जो भी हम इलेक्ट्रॉनिक्स से सामान बनाते हैं, जो भी चीज़ बना रहे हैं, वो भारत के परिप्रेक्ष्य में है कि नहीं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को ध्यान में रखते हुए है कि नहीं। ठीक है, इसका मतलब है कि जितना भी भारत सर्विस सेवा दे रहा है, भारत सरकार जितना भी सेवा दे रही है, सभी सेवा लोगों तक आसानी से पहुँचे दोस्तों, यही इसका मकसद है। ठीक है, तो पहला और तीसरा गलत है, तो हमारा पहला गलत है, तीसरा भी गलत है, केवल 2 सही है दोस्तों। ठीक है, चलिए कौन सा सही है पूछा था, तो केवल 2। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 64। बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द साइज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैन नॉट एक्सीड टू 15% ऑफ द टोटल लोकसभा मेंबर्स। ठीक है, मंत्रिपरिषद का आकार कुल लोकसभा सदस्यों के 15% से अधिक नहीं हो सकता। एकदम सही है, क्योंकि पहले जितना होता था, लेकिन जब से 91वां अमेंडमेंट एक्ट 2003 में हुआ है, उसके बाद ये बोल दिया गया कि जितने भी मंत्री होंगे दोस्तों, वो लोकसभा के सदस्यों का 15% होगा। ठीक है, जितना अभी लोकसभा में कितना सीट है, मान लो 545 सीट है, इसका 15% कितना हो गया, 15 चौके 60, 15 पचे 75 और 10 80 85 सीट के आसपास जो होगा, 15 पचे 75 और 10 85 90 सीट के आसपास होगा। मतलब कहने के तात्पर्य ये बोलना चाह रहा हूँ कि जितना भी लोकसभा में मेंबर होंगे उससे 15% ही मंत्री होंगे। ठीक है, ये एकदम सही है, मतलब मेरा ये कथन गलत हो, क्योंकि इसमें पारा नहीं है। हमें पूछा है कौन सा सही है। ठीक है, अब देखिए, ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इफ डिस्क्वालीफाइड अंडर 10 शेड्यूल शैल आल्सो बी डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम एनी रिम्यूनरेटिव पॉलिटिकल पोस्ट। अगर कोई संसद को 10वें अनुसूची के तहत अयोग्य घोषित किया जाता है, तो उसे किसी भी लाभकारी राजनीतिक पद से भी अयोग्य घोषित किया जा सकता है। एकदम सही है दोस्तों, अगर वो घोषित हो जाएगा अयोग्य घोषित, है ना, तो कोई भी वो ऐसा पोस्ट को नहीं होल्ड कर पाएगा, नहीं रख सकता है जो रिम्यूनरेटिव हो, जिससे वो लाभ का पद हो। तो ये हमारा जो है एकदम क्या है दोस्तों, सही। ये हमारा क्या है दोस्तों, एकदम सही। ठीक, तो ये हमारा सही है, मतलब पहला और दूसरा सही है, तो हमारा ये कथन चला गया, क्योंकि इसमें दूसरा नहीं है। अब है, द प्रेसिडेंट कैन रिमूव ए मिनिस्टर इवन वाइल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकसभा। राष्ट्रपति किसी भी मंत्री को तब भी हटा सकते हैं जब मंत्री परिषद को लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। सही बात है, हटता भी है। आप देखो, रविशंकर जो है मंत्री था पहले, उसको हटा दिया गया। बहुत सारे मिनिस्ट्री चेंज होते रहते हैं ना, लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो भैया वही है, मंत्री परिषद तो है। टोटल मंत्री परिषद कब भंग होता है, जब लोकसभा में उसका बहुमत खत्म हो जाता है सरकार का, तब मंत्री परिषद भंग हो जाता है ना, या 5 साल के बाद मंत्रिपरिषद भंग हो जाता है। ठीक, लेकिन
जब तक मंत्रिपरिषद बहुमत रहेगा लोकसभा में तब तक नहीं हटेगा। बात समझ में आया? जब तक सरकार का बहुमत लोकसभा में रहेगा तब तक मंत्रिपरिषद नहीं हटता है, 5 साल के बाद हटता है, ठीक है ना, या जब भी बहुमत खत्म हो जाए तब हटता है। लेकिन कोई भी मंत्री हट सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री जब बोलेगा तो मंत्री को राष्ट्रपति हटा सकता है, ठीक। तो ये हमारा सही है दोस्तों। कौन सा करेक्ट है? तीनों मेरा सही है, 1, 2 एंड 3, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 65 देखते हैं दोस्तों। बोला निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए बड़े भारत अभियान का मुख्य उद्देश्य है? बड़े भारत अभियान का मुख्य उद्देश्य मेन एम क्या है दोस्तों? ठीक है, बोल रहा 14 उम्र से कम। कल हम लोगों ने एक देखा था न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, उसमें क्या था, जितने भी लोग इलिटरेट थे 15 साल से ऊपर, उनको हम लोग क्या दे रहे थे, शिक्षा प्रदान करते थे, साथ ही साथ जीने का तरीका बता रहे थे, है ना। तो जो बड़े भारत का जो मकसद है दोस्तों वो ये है कि जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें पढ़ने का जो लगन है, जो आनंदपूर्वक पठन है, उसको जागृत करना है, जॉयफुल रीडिंग करना है, ताकि आसानी इसको पढ़ने में क्या है, मज़ा आए दोस्तों, ठीक है। ये इसका बड़े भारत का मकसद है। क्योंकि आपको पता है प्रथम एनजीओ जो होता है उसका रिपोर्ट आता है दोस्तों, है ना, उसमें बोलता है कि यार बहुत सारे बच्चे जो है 5वें क्लास के दूसरे क्लास का मैथ नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि रटने वाला चीज़ है, सब रट रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं। इसलिए पढ़ने को मज़ेदार बनाने के लिए ये योजना का शुरू किया गया है, ताकि बच्चे पढ़े भी और मज़े भी करें, ठीक। तो 65 का आंसर होगा दोस्तों वो बी होगा, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिफरेंस टू सिटीजन चार्टर। जो सिटीजन चार्टर होता है दोस्तों उसके संदर्भ में हम लोग को विचार करना है। सिटीजन चार्टर क्या होता है, आपने देखा होगा, आप डीएम ऑफिस गए होंगे, एसडीएम ऑफिस कहीं भी, तो वहाँ पे एक ब्लैक बोर्ड में लिखा होता है कि कुछ स्कॉलरशिप या कुछ भी सर्टिफिकेट बनाना है, इसका कॉस्ट इतना है, ये पात्रता चाहिए, एलिजिबिलिटी चाहिए, इतना प्राइस है, इतने दिन में बन जाएगा, और यहाँ पे साइन होता है, और इस पर धूल मिट्टी रहता है ताकि वो दिखता भी नहीं है। लेकिन सिटीजन चार्टर, उसी को सिटीजन चार्टर बोलते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, कहीं भी ऑफिस में जाएंगे, सरकारी हॉस्पिटल में या कहीं भी, वहाँ पर ये चीज़ रहता है, ठीक। तो उसी के संदर्भ में हम लोग का क्वेश्चन है दोस्तों। अब देखिए, बोल रहा है कि सिटीजन चार्टर दे कंटेन द स्टैंडर्ड फॉर ट्रांसपेरेंट एंड टाइम बाउंड पब्लिक सर्विस डिलीवरी। बोल रहा है ये पारदर्शी और समयबद्ध सार्वजनिक सेवा प्रदान करने का मानक है, ठीक है। वही है सिटीजन चार्टर, है ना, ठीक है। कि इसे क्या होगा, इसमें लिखा होगा ये चीज़ हम प्रोवाइड करेंगे, इतने दिन में करेंगे, और नहीं अगर प्रोवाइड करते हैं कहाँ आप कंप्लेन करोगे। मतलब टाइम बाउंड मैनर में आपको प्रोवाइड करने का एक जरिया है, ये सही है, मतलब पहला सही है। तो जैसे ही पहला सही हुआ ये ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि उसमें पहला नहीं है। तो सबसे पहले आप देखोगे करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट, सबसे पहले एक गोला कर दोगे, फिर आप ऑप्शन पढ़ोगे और एलिमिनेट कर दोगे, अच्छा इसमें पहला नहीं है, ये हमारा गलत हो गया। अब आपको तीन ही स्टेटमेंट बनता है, 3 विकल्प बनना है, उसी में आपको ध्यान देना है। तो आपके लिए कम हो गया, 4 से अब 3 बच गए। अब और पढ़ेंगे तो और कम हो जाएगा। बोला सेवोत्तम इज ए मॉडल फॉर द सिटीजन चार्टर प्रपोज बाय द फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। बोला सेवोत्तम भारत में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा प्रस्तावित सिटीजन चार्टर के एक मॉडल है दोस्तों। प्रथम सुधार प्रशासनिक सुधार का नहीं, फर्स्ट एआरसी का नहीं है, इसको एआरसी बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन को क्या बोलते हैं, एआरसी शॉर्ट में। तो फर्स्ट एआरसी का नहीं है, किसका है, सेकंड एआरसी का है। तो दूसरा गलत है। जैसे ही दूसरा गलत हुआ ये ऑप्शन चला गया, ठीक है। अब हमें चेक करना है बी और डी में, ठीक है, क्योंकि एक दोनों में था और 3 को चेक करना है। तो दे आर बोल रहा है दे आर इन्फोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ। बोल रहा है कानून की अदालत में परिवर्तनीय है। बताइए दोस्तों, अगर कोर्ट के द्वारा इन्फोर्सेबल रहता है, कानून उसको लागू करवाता है, तो आप सिटीजन चार्टर होता तो भैया वो साफ़ सुथरा होता, आप तुरंत कंप्लेन कर पाते, है ना, कानून में जाके इसको चैलेंज कर पाते। लेकिन ऐसा है क्या, नहीं है। तभी तो आपको पता भी नहीं है ना इसके बारे में, पता रहता तो ज़रूर आप करते हैं कि नहीं। सिटीजन चार्टर जो है कोर्ट ऑफ लॉ में प्रवर्तनीय नहीं है, किसी कानून में सिटीजन चार्टर जरूर है दोस्तों, लेकिन पूरे में नहीं है, ठीक है, प्रवर्तनीय नहीं है। ये हमारा गलत होगा, ठीक। आंसर क्या होगा, सही बी। लॉजिक लगाइए कि अगर वो परिवर्तनीय होता है तो आप जाते ना, जिस तरह मौलिक अधिकार क्या है, आपका फंडामेंटल राइट है, कोई भी अगर इसको वायलेट करता है तो आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जा पाओगे। क्यों जा पा रहे हो, क्योंकि ये इन्फोर्सेबल है कोर्ट ऑफ लॉ में। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए आंसर होगा दोस्तों करेक्ट क्या है, बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। बोला विथ रेफरेंस टू द पावर ऑफ द सेंटर एंड द स्टेट्स रिगार्डिंग द ऑल इंडिया सर्विसेज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अखिल भारतीय सेवाओं के संदर्भ में केंद्र और राज्यों की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑल इंडिया सर्विस के बारे में बताना है, ठीक है। बोला स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट कंसल्टेड बाय द सेंटर वाइल मेकिंग द रूल्स रिगार्डिंग द रिक्रूटमेंट ऑफ ऑल इंडिया सर्विस। बोला अखिल भारतीय सेवाओं को जब हम लोग भर्ती करते हैं दोस्तों, तो केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों से परामर्श नहीं लिया जाता है दोस्तों। मतलब ये कथन ऐसा बता रहा है कि सेंटर जो है बहुत पावर है और राज्य सरकार को एकदम बकलोल समझता है, उसकी कोई सलाह भी नहीं लेता है। मतलब कितना घटिया चीज़ बता रहा है सेंटर के बारे में, है ना। ऐसा होगा नहीं, जब भी भैया कम से कम रूल बनाएगा तो कम से कम एक बार सलाह तो करे, एक बार पूछे तो, है ना। पूछता है दोस्तों, ये पूछ रहा है हमें कौन सा इनकरेक्ट है, मतलब ये हमारा गलत कथन है, मतलब ठीक है।
अच्छा आगे देखते हैं, मतलब सलाह लेता है, ये गलत है। उसके बाद बोला स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट टेक डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट एन ऑफिसर ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। बोला आईएएस के अगेंस्ट जो है, अधिकारी के अगेंस्ट वो अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं कर सकता है। देखे होंगे दोस्तों आप लोग, यूपी का जो सीएम है वो अनुशासनात्मक कार्रवाई करता है, किसी को ट्रांसफ़र कर देता है, प्रमोशन कर देता है ना, कार्रवाई होता है, उसको डिसमिस हटा नहीं सकता है, लेकिन उसको सस्पेंड करना, उसको दूसरे जगह भेजना, ये सब कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारा गलत होगा। अगला है नई भारतीय सेवाएं सृजित करने के लिए राज्यसभा द्वारा साधारण बहुमत से एक प्रस्ताव पारित किया जाता है। नहीं दोस्तों, आर्टिकल 312 में ये लिखा गया है कि भारत सरकार मतलब संसद नया ऑल इंडिया सर्विस बना सकती है, अखिल भारतीय सेवा बना सकती है, लेकिन राज्यसभा जब विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करेगा तब संसद बना सकती है, साधारण बहुमत से नहीं। ये भी हमारा गलत है। तो कौन सा गलत है पूछा, तीनों गलत है, 1, 2 और 3। बात समझ में आ रहा है। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 68 है ना। तो इस तरह से दोस्तों लॉजिक लगा के आपको सॉल्व करना है, आराम से धीरे धीरे क्वेश्चन पढ़ना है, समझ के पढ़ना है, और इसी क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करो। आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ फैक्ट भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और 500 क्वेश्चन दोस्तों किसी सब्जेक्ट से आप कर ले रहे हो तो आप मतलब आपका कमांड बहुत ज़्यादा हो जाएगा उस पर, है ना। और प्रीवियस ईयर फिर बना लेना, फिर आपका क्लियर कट हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। चलिए दोस्तों, आपने अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट। बोला पहला जब संविधान संशोधन हुआ था उसमें जो प्रावधान किए गए थे उस प्रावधान के संबंध में कौन कौन सा कथन सही है। बोला 9th शेड्यूल वाज एडेड थ्रू दिस एक्ट टू प्रोटेक्ट द लैंड रिफॉर्म्स फ्रॉम द जुडिशियल रिव्यू। बोल रहा है अगर न्यायिक समीक्षा से हमें बचाना है किसको, लैंड रिफॉर्म को, तो वो 9वीं सूची में जोड़ा गया था। एकदम सही है दोस्तों। 9वीं अनुसूची कब जोड़ा गया था, 1951 में। ठीक है, और इसमें लिखा गया था कि कोई भी चीज़ अगर 9वीं अनुसूची में डाल देते हैं तब हम उस पर न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती। और हम लोग डाले क्या थे, सबसे पहली बार भूमि सुधार डाले थे। ठीक है, तो ये हमारा सही, मतलब पहला सही है। तो हमारा ये और ये कथन चला गया, सही हो जाएगा, क्योंकि जो है दूसरा नहीं होगा। इन दोनों में बी और डी ऑप्शन में पहला नहीं है। ठीक, आप चेक करना है कि दूसरा सही है कि नहीं। बोला इट एम्पावर्ड द स्टेट गवर्नमेंट टू मेक अ स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास। बोला स्टेट गवर्नमेंट को इसमें अधिकार दे दिया गया कि वो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोग को उन्नति के लिए बना सकता है। ठीक है, अगर मान ले नहीं पता है तो अगला देखेंगे। बोला इट ऑथराइज द गवर्नमेंट टू नेशनलाइज एनी ट्रेड। बोल रहा है इसमें सरकार को राष्ट्रीयकरण करने का अनुमति दे दिया गया। ठीक है, देखिए दोस्तों, अनुमति राष्ट्रीयकरण का कब दिया गया होगा बताइए। ये 1951 में नहीं दिया गया। ऐसा तो नहीं देश आज़ाद हुआ तुरंत राष्ट्रीयकरण कर दिया, नहीं, 1955 में दिया गया। ठीक है, समझ में आया, 1955 में दिया गया, ना कि 1951 में। तो मतलब तीसरा गलत है। जैसे ही तीसरा गलत हुआ तो ये ऑप्शन चला गया और ये भी चला गया। वैसे भी हमें चेक भी नहीं करना था, हमें चेक करना था सेकंड ऑप्शन और चौथा ऑप्शन, क्योंकि ये और ये तो पहले ही गलत हो गया है ना, बी और डी। तो दूसरा तो हमको नहीं पता, चौथा देखते हैं। बोला हाई कोर्ट बनाए थे इसमें इंडिया में। ठीक है दोस्तों, हाई कोर्ट इसमें नहीं बनाए। हाई कोर्ट बनाए वो 7वें संविधान संशोधन 1956 से बना है, जब राज्य का हम लोग पुनर्गठन किए ना 1756 में, तभी हम लोग जो है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए उच्च न्यायालय बनाए दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारा गलत होगा। ठीक, तो हमारा चौथा गलत है, ये ऑप्शन चला गया, मतलब 1 और 2 ही सिर्फ सही होगा। इसका मतलब कि 9th शेड्यूल में ऐड किया गया है लैंड रिफॉर्म पहले संविधान संशोधन से, और राज्य सरकार जो है सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए प्रावधान बना सकती है। ठीक है, तो पहला और दूसरा जो है सही होगा। ठीक, उसके बाद मतलब हमारा ऑप्शन ए सही है। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 68 हो गया, 69 देखते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 69 है। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द फीचर ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। मतलब सूचना का अधिकार अधिनियम के बारे में हमारा कथन है ना। बोल रहा है द एक्ट प्रोहिबिट्स द डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन विच कम्स अंडर द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। बोल रहा है अगर कोई चीज़ आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1923 के अंतर्गत आता है तो उसके प्रकटीकरण पर आरटीआई एक्ट रोक लगाता है। देखिए दोस्तों, सूचना का अधिकार इस पर रोक नहीं लगाता है। सूचना का अधिकार ये बोलता है कि भैया अगर पब्लिक इंटरेस्ट का मैटर है ना, लोकहित का मुद्दा है, और अगर वो ऑफिशियल सीक्रेट को हनन भी कर रहा है फिर भी आप उसको जो है उजागर करो। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट मतलब क्या, आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम क्या है। ऑफिशियल सीक्रेट मतलब देखिए हर मिनिस्ट्री का कुछ ऑफिस होता है, उसमें कुछ जो डॉक्यूमेंट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन कभी कभी उस डॉक्यूमेंट में मान लीजिए भ्रष्टाचार हुआ या कुछ हुआ इससे, तो अगर वो लोकहित से वो अगर बढ़कर नहीं है तब आरटीआई एक्ट बोलता है सूचना का अधिकार भैया उसको आप उजागर कर दो। ठीक है, ऑफिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लोकहित ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ में आया, तो उसको प्रोहिबिट नहीं करता। दोस्तों हमारा पहला गलत होगा। जैसे ही पहला गलत हुआ हमारा ये तीनों ऑप्शन चला गया है ना। देखिए क्या यही लॉजिक
ठीक है, आपको एलिमिनेट करने का। अगर आपको सिर्फ पता है भैया कि पहला गलत है मेरा, तो तीनों ऑप्शन खत्म। बोल रहा है द एक्ट हैज नो प्रोविजन फॉर सेल्फ डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन बाय द पब्लिक अथॉरिटी। स्वयं प्रकटीकरण का नहीं है, मतलब बोला गया कि पब्लिक अगर इन्फॉर्मेशन मांगेगा तभी देंगे, ये बोला गया आरटीआई एक्ट में, ऐसा बोला गया होगा नहीं। जो अधिकारी होते हैं उसमें बोला गया है भैया अगर पब्लिक ना भी इन्फॉर्मेशन मांगे तो आप स्वयं कुछ इन्फॉर्मेशन पब्लिक को दो, ऐसा नहीं है कि मांगेगा तभी देंगे, है ना। आरटीआई एक्ट भी एक बढ़िया चीज़ है, पॉजिटिव चीज़ है, तो ये बात करेगा सही चीज़ का। जो सेकंड स्टेटमेंट है उसको नेगेटिव डायरेक्शन में दिखा रहा है, तो मैंने बताया था पॉजिटिव का नेगेटिव कभी नहीं हो सकता दोस्तों, है ना। और ये वाला भी देखिए उसको नेगेटिव चीज़ में बताने की बात बोल रहा है कि रोकता है। आरटीआई सूचना का अधिकार देगा, सूचना का अधिकार रोकने का कानून थोड़ी है, सूचना का अधिकार पाने का कानून है, प्राप्त करने का। तो मतलब पहला दूसरा गलत है दोस्तों। देखिए ऑटोमेटिकली जो है पहला दूसरा गलत है, तो खत्म हो गया सब ऑप्शन। तीसरा ऑटोमेटिकली सही है क्योंकि पहला ही गलत है। बोल रहा है अगर कोई इन्फॉर्मेशन पब्लिक के जीवन से संबंधित है, मतलब ऐसा इन्फॉर्मेशन जो पब्लिक का लाइफ से ज़रूरी है, उसका स्वतंत्रता से ज़रूरी है, तो आप उसको 48 घंटे के अंदर देना पड़ेगा। ऐसे देखिए कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको 30 दिन के अंदर उसको देना पड़ता है, ठीक है, कोई भी। लेकिन कोई इन्फॉर्मेशन अगर कोई भी सूचना अगर उसके जीवन से ज़रूरी है, स्वतंत्रता से ज़रूरी है, तब उसको जो है 30 दिन दो दिन के अंदर 48 घंटा के अंदर जो आपको देना पड़ेगा। और नॉर्मल केस में अगर सूचना का नियम जो है अगर जीवन और स्वतंत्रता से ज़रूरी नहीं है तब उसको आप 30 दिन में दे सकते हैं, ठीक। तो ये हमारा सही है दोस्तों। कौन सा सही है? तो केवल 3, खाली पहला स्टेटमेंट आपने गलत किया, तीनों आपका ऑप्शन जो है गलत हो गया, एक ही बचा बी वाला, ठीक है। मैंने आपको अच्छे से बता भी दिया है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। कंसिडर द अच्छा ये एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आरटीआई एक्ट में 2019 में एक संविधान संशोधन हुआ है, आरटीआई एक्ट में 2019 में संशोधन हुआ है, ठीक है। अब क्या संशोधन हुआ है उसका मुझे कमेंट सेक्शन करके बताइए कि उसका प्रावधान मेन प्रावधान क्या है, ठीक है। लक्ष्मीकांत में अच्छे से दिया है, ज़रूर पढ़ लीजिएगा। आप ये चैप्टर पढ़िएगा, कौन सा चैप्टर आप पढ़िएगा? मुख्य सूचना आयोग पढ़िएगा, ठीक है। यह सूचना भारत का सूचना आयोग के बारे में पढ़ेगा, उसमें ये जो होगा आरटीआई एक्ट 2019 के बारे में जिक्र होगा, उसको आप पढ़ लेंगे, ठीक है। इन्फॉर्मेशन कमीशन ऑफ इंडिया, है ना, या चीफ इन्फॉर्मेशन कमीशन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं दोस्तों। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। बोला डेंस फॉरेस्ट, बोल रहा है भारत वन रिपोर्ट के बारे में हम लोग का प्रश्न है 2021 के बारे में, ठीक है। बोला डेंस फॉरेस्ट कवर इन इंडिया है इंक्रीज इन लास्ट 2 डिकेड। बोला पिछले 20 साल में डेंस फॉरेस्ट घने वन बढ़ा है दोस्तों, ठीक है। देखिए वन बढ़ा है ये ठीक है, लेकिन घना वन नहीं बढ़ा है। कौन सा वन बढ़ा है? नॉर्मल वन। घना वन कम हुआ है और खुला वन बढ़ा है। देखिए वन अलग अलग टाइप का होता है ना। वन किसको बोलते हैं? इसमें जो हम लोग फॉरेस्ट नापते हैं कितना फॉरेस्ट है किसको बोलते हैं? तो अगर ऊपर से अगर आप किसी जंगल को देख रहे हो, ठीक है, किसी चीज़ को देख रहे हो, अगर ऊपर से 10% से ज़्यादा अगर आपको पेड़ पौधा दिख रहा है पूरे एरिया में, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? जंगल, ठीक है। और अगर 30% से अधिक है तो उसको हम लोग बोल देते हैं क्या? घने जंगल। तो घने जंगल घटा है और ओपन फॉरेस्ट बढ़ा है। ओपन फॉरेस्ट मतलब 10 से 30% वाले को हम लोग ओपन फॉरेस्ट बोलते हैं, और 30% से अगर ऊपर रहेगा तो उसको हम लोग घने जंगल। घने जंगल दोस्तों घटा है और ओपन फॉरेस्ट बढ़ा है, ठीक है। इसका मतलब घने जंगल कटा है और घना जंगल कट गया तो उसकी जगह क्या बचेगा? ओपन जंगल, है ना। अगर मान लीजिए कोई पेड़ है, जंगल है, इसमें बहुत सारा पेड़ है, ठीक है, पूरा पेड़ है, अगर कुछ पेड़ को आप ख़त्म कर दोगे तो एक ऐसा जंगल बच जाएगा, खुला जंगल, ओपन फॉरेस्ट। तो ओपन फॉरेस्ट बढ़ा है, घना जंगल कम हुआ है, तो ये हमारा गलत है। तो जैसे ही पहला आपने काटा दोस्तों, तो उससे मेरा जो है 2 ऑप्शन कट गया, मतलब ये और ये कट गया, क्योंकि दोनों में एक था। अब देखिए 2 ऑप्शन बचा है, बी और सी। इसमें देखिए 2 और 3 दोनों में, तो आपको 2 और 3 को पढ़ने का ज़रूरत नहीं है कि सही है गलत है, वो बस ऊपर पढ़ लीजिए कि सही है गलत है, क्योंकि आपके पास ये ऑप्शन बचा ही है जिसमें 2 और 3 दोनों है, मतलब 2 सही होगा, है ना। तो इसका मतलब चौथा चेक करना पड़ेगा। फिर भी हम 2 और 3 को पढ़ लेंगे। एग्जाम में आपको नहीं पढ़ना है, एग्जाम में खाली पार कर दीजिएगा। अगर आपको एलिमिनेट होगा तो क्यों पढ़ के टाइम बर्बाद करेंगे, है ना। लेकिन चूँकि मुझे यहाँ सॉल्व करना आपको सिखाना है, तो यहाँ देखिए द फॉरेस्ट कवर इन इंडिया इज एक्सपेंडिंग ऑन द प्राइवेट लैंड वाइल इट इज़ डिक्रीजिंग इन द फॉरेस्ट मैनेज बाय द गवर्नमेंट। बोल रहा है प्राइवेट लैंड में जो फॉरेस्ट है वो बढ़ रहा है और सरकार के जो द्वारा फॉरेस्ट है वो घट रहा है। एकदम सही बात है, ठीक। अगला देखिए नॉर्थ ईस्ट इंडिया, बोला इन एवरी स्टेट इन द नॉर्थ ईस्ट हैज़ एक्सपीरियंस फॉल इन द लेवल ऑफ फॉरेस्ट कवर। बोल रहा है नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्वी भारत जिसमें 7 राज्य आते हैं, सब में जंगल में घटा है ना, गिरावट देखा गया। ये भी सही है, ठीक है। अगला है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट इन इंडिया इज प्रोन टू फॉरेस्ट फायर। बोल रहा है आधे से अधिक, जितना भी 50% से अधिक में वनाग्नि की चपेट में। दोस्तों गलत है। कितना फॉरेस्ट में जंगल होने का चांसेस होता है आग लगने का?
35% है ना कि 50%। यूपीएससी आपका डेटा के साथ खेलता है, ठीक है। और वो भी वैसे भी देखिए, अगर कथन में लगभग होता है, लगभग कहीं लिखा हुआ है क्या इसमें, लगभग लिखा है नहीं, तो कैसे बोल सकते हैं कि मोर देन 50%, नहीं बोल सकते ना। अगर लिखा लगभग 50% या लगभग तो सही होता, 35% के आसपास लगभग है, ठीक है। तो हमारा दूसरा तीसरा जो है चौथा स्टेटमेंट हमारा गलत है, तो चौथा गलत, ये गलत हो गया, तो बाकी एक तो हमारा गलत था, तो 2 और 3 बचा, ठीक है, तो बी होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इसलिए हो जाएगा 70 का आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, फॉर इलेक्शन टू द लोकसभा ए नॉमिनेशन पेपर कैन बी फाइल्ड बाय। और लोकसभा के चुनाव के लिए नामांकित क्षेत्र जो पत्र होता है, जो जिसको इलेक्शन लड़ना है, वो कौन कर सकता है, कोई भी आदमी कर सकता है दोस्तों, जिसका पूरे देश में कहीं भी अगर मतदाता सूची में नाम होगा वो लड़ सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि मान लो कोई आदमी है अगर उसको झारखंड से लड़ना है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो झारखंड में ही उसका नाम हो। भारत के किसी भी अगर मतदाता सूची में, कहीं भी मतदाता सूची में उसका नाम होगा किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में, तो वो जो है इलेक्शन लड़ सकता है। क्योंकि राहुल गांधी जो है कहाँ का है दोस्तों, वो है यूपी का, या कहीं का भी होगा, मान लो, हमको नहीं पता कहाँ का है, वो शायद दूसरे देश का नागरिकता या कहीं का है, मुझे नहीं पता है। वो लड़ता है केरल से। अरुण जेटली वो गुजरात का था या महाराष्ट्र का था, वो लड़ते थे कहाँ थे, बाहर से लड़ते थे, है ना, लोकसभा राज्यसभा से लड़ते थे। पी चिदम्बरम कहीं और से लड़ते हैं, है ना, फिर बाकी लोग भी बहुत अलग अलग जगह से लड़ते हैं। मोदी जी हैं गुजरात से, लड़ते हैं वाराणसी से, है ना। तो कंडीशन ये है कि आपका भारत के अब किसी भी मतदाता सूची में, कहीं की मतदाता सूची में अगर आपका नाम है दोस्तों, तो वो वहाँ से जो है नॉमिनेशन पेपर कहीं से भी फाइल कर सकता है। बात समझ में आया, वो कर सकता है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 72, बोला है सिविल सर्वेंट कैन नॉट बी रिमूव्ड विदाउट गिविंग ए रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड थ्रू एन इंक्वायरी, बट दिस सेफगार्ड विल नॉट बी अवेलेबल टू सिविल सर्वेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। बोल रहा है एक जांच के माध्यम से सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना एक सिविल सेवक को हटाया जा सकता है, ठीक है, हटाया नहीं जा सकता है। मतलब अगर किसी सिविल सर्वेंट को हटाना है तो आपको जांच करना पड़ेगा, ठीक है, और उसको पूरा जो है चांस देना पड़ेगा कि अपना बात अच्छे से रखे। लेकिन किसी किसी केस में उसको जो है रखने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मतलब उसे पूछने की जरूरत नहीं, ऐसे ही हटा सकते हो। कब हटा सकते हो, बोल रहा है इफ़ ही इज रिमूव्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ कन्विक्शन ऑन ए क्रिमिनल चार्ज। बोल रहा है यदि उसको अपराध के जो है आरोप में सजा के आधार पे हटाया जाता है। तो ये सही है दोस्तों। अगर मान लो कोई आदमी है सिविल सर्वेंट, ठीक है, वो मर्डर या रेप या कुछ केस में अगर सज़ा काट रहा है, तो उसको भैया क्यों देंगे दोबारा हमको उसका सज़ा मतलब उसको प्रोटेक्शन क्यों देंगे, अधिकार क्यों देंगे कि भैया तुम दोबारा से हम तुम्हारा सुनेंगे, नहीं तुम्हारे साथ गलत हो गया, नहीं देंगे, है ना। तो ये एकदम सही है, ठीक। फिर बोल रहा है कि इफ़ द रिमूविंग अथॉरिटी सेटिस्फाई दैट इट इज नॉट प्रैक्टिसेबल टू होल्ड सच एन इंक्वायरी। बोल रहा है यदि जो व्यक्ति इसको हटा रहा है, ठीक है, वो बोल रहा है कि यार जांच करना व्यवहारिक नहीं है, तो सही बात, अगर प्रैक्टिकल नहीं है जांच करना उस आदमी के अगेंस्ट, तो भी जो है उसको हटाया जा सकता है बिना उसको सुनवाई किए, ठीक। बोल रहा है इफ़ द प्रेसिडेंट और गवर्नर इज सेटिस्फाइड नॉट टू होल्ड एन इंक्वायरी इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट सिक्योरिटी। अगर मान लो राष्ट्रपति या राज्यपाल राज्य सुरक्षा के हित में जाँच न करने के संतुष्ट है कि हम जाँच नहीं करना चाहते कि वो आदमी सही था या गलत था, तो जहाँ तक राज्य सुरक्षा की बात हो जाएगा वहाँ भी जो है आप इसको सिविल सर्वेंट को बिना चांस दिए हटा सकते हो। तो तीनों कंडीशन है जो इसको आप हटा सकते हो सिविल सर्वेंट को बिना चांस दिए, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना, याद कर लेना। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 73, और कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट। देखो दोस्तों, हम लोग को अनिवार्य शिक्षा का कानून है ना, कब लाया गया था बताइए तो, कब लाया था RT एक्ट 2000, कब लाया था बताइए, 86 अमेंडमेंट एक्ट से हम लोग इसको ऐड किए थे ना 2002 में, ठीक है। और 2009 में जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 2009 में जो है हम लोगों ने कानून इसके लिए लेके आए दोस्तों, ठीक है। तो इस कानून को 86 क्या बोलते हैं 86वां है ना, 86वां जो है संविधान संशोधन को ऐड किए थे, ये एकदम सही है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है इस एक्ट में ये भी प्रावधान था कि कोई भी स्कूल में, सरकारी स्कूल में है ना या प्राइवेट में, जो भी 25% सीट उन बच्चों के लिए रिजर्व करेंगे जो बहुत डिप्राइव्ड हैं, जो बहुत गरीब हैं, उसके लिए। सिर्फ शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए नहीं करेंगे दोस्त, गरीब के लिए करेंगे जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, ठीक है। तो ये हमारा गलत होगा, ठीक है। तो उसके बाद मतलब दूसरा कट गया, पहला सही है तो ये दूसरा ऑप्शन कट गया। अब तीसरे को चेक करना है, पूरा द एक्ट मैंडेट द नो डिटेंशन पॉलिसी फॉर द चिल्ड्रेन टिल द एलिमेंट्री क्लास। एलिमेंट्री मतलब 8th क्लास, पूरा 8th क्लास तक कोई भी बच्चे को डिटेन नहीं करेंगे, मतलब वो फेल भी हो जाएगा फिर भी हम उसको रोकेंगे नहीं उस क्लास में,
ठीक है। तो ये दोस्तों कब था, जब देखा गया यार बच्चा अगर नहीं रोक रहे हैं फेल होने के बावजूद, तो उसका पढ़ने का इच्छा शक्ति कमज़ोर हो रहा है, वो पढ़ ही नहीं पा रहा है, सोच रहा है कि अरे यार फेल तो होंगे नहीं, आगे प्रमोट हो ही जाएंगे, तो क्यों हम पढ़ें, है ना। तो सरकार फिर 2019 में चेंज कर दी कानून का, बोली कि जो है डिटेंशन पॉलिसी, जो नो डिटेंशन पॉलिसी था, मतलब डिटेन नहीं करने का था, उसको हम डिटेन कर सकते हैं। कोई लड़का अगर फेल होता है 8वें क्लास तक, उसको हम डिटेन कर देंगे उसी क्लास में, ठीक है। तो ये हमारा गलत। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, केवल एक, क्योंकि हमारा तीसरा गलत हो गया, है ना। आगे देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 है, बोला विथ रेफरेंस टू ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो अखिल भारतीय न्यायिक सेवा जो है दोस्तों, उसके बारे में कथन है। बोला कॉन्स्टिट्यूशन इम्पावर्स द पार्लियामेंट टू क्रिएट ऑल इंडिया सर्विसेज विद प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट। बोला राष्ट्रपति के पूर्व सहमति से हम लोग ऑल इंडिया सर्विस, अखिल भारतीय राजनीतिक सेवा जो है संसद बना सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब देखिए अखिल भारतीय सेवा बनाने के लिए ना दोस्तों राष्ट्रपति की परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। मैंने ऊपर बताया था 300 आर्टिकल अनुच्छेद 312 के तहत अगर राज्यसभा, ठीक है, अगर प्रस्ताव पास कर देता है, ठीक है, और प्रस्ताव कैसे पास करेगा, स्पेशल मेजोरिटी से। कौन सा स्पेशल मेजोरिटी, 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग से, तब जो है आसानी से बन सकता है कोई भी ऑल इंडिया सर्विस, चाहे वो न्यायिक सेवा बनाना चाहे या कोई भी सेवा बनाना चाहे, ठीक है। और राज्यसभा बनाएगा, विशेष बहुमत पास करके प्रस्ताव पास करेगा, और फिर संसद जो है नॉर्मल तरीक़ा से सिंपल मेजोरिटी से बना सकती है, बात समझ में। और ये आर्टिकल 368 के अंडर नहीं आता है दोस्तों। आर्टिकल 368 के अंदर क्या आता है, मैंने आपको संविधान संशोधन पढ़ाया है। तो ये स्पेशल मेजोरिटी से जब चेंज करता है तब इसमें राज्यसभा जो है प्रस्ताव वो पास करा स्पेशल मेजोरिटी से। अगर राज्यसभा एक बार प्रस्ताव पास कर दिया कि हाँ बनना चाहिए, फिर संसद जो बनाएगा, पार्लियामेंट बनाएगा, वो सिंपल मेजोरिटी से बनाएगा। और आर्टिकल 368 के अंदर जो है अनुच्छेद 368 के अंडर स्पेशल मेजोरिटी आता है, ना कि सिंपल मेजोरिटी, साधारण बहुमत नहीं आता है। तो ये भी हमारा गलत है, ये भी गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति की परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती है, राज्यसभा पास कर देगा। आर्टिकल 312 के तहत फिर जो है ऑल इंडिया सर्विस बन सकती है सिंपल मेजोरिटी से, लेकिन राज्यसभा प्रस्ताव पारित करेगा स्पेशल मेजोरिटी से। कौन सा करेक्ट है दोस्तों, दोनों गलत है, ना तो 1 ना तो 2, ठीक है। आज का नहीं, इस लेक्चर का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 75। फिर अभी लेक्चर आपका रात में आएगा, है ना। तो धीरे धीरे करके हम लोग कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। अकाउंटिंग लेबर लॉ का भी करूँगा कंप्लीट, टेंशन मत लीजिए, सब अच्छे से करेंगे, धीरे धीरे करके हम लोग सब करेंगे, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, विथ रेफरेंस टू द क्लाइमेट हजार्ड्स वल्नरेबिलिटी एटलस ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत के जलवायु खतरों और सुभेद्यता एटलस के संदर्भ में। अब ये फिर एक नया इनिशिएटिव है, ठीक है, नया इनिशिएटिव है, नया पहल है। अगर नया पहल में क्या देता है दोस्तों, ये ज़्यादातर देता है कि संस्था का नाम गलत देता है जो इसको पब्लिश करते हैं, ठीक है। ज़्यादातर चांस, अगर पता है आपको सही तो मारिए, नहीं तो आप गलत कीजिए उसको, है ना। बोल रहा है इट इज डेवलप्ड बाय द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन कोलैबोरेशन विद इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। मतलब इसरो के साथ जियोलॉजिकल सर्वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के सदस्य से भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा बना रहे। वैसे भी देखिए क्लाइमेट को करना है, तो क्लाइमेट को कौन करेगा, IMD करेगा ना, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारतीय मौसम विज्ञान वो करेगा विभाग, है ना, ना कि जियोलॉजिकल। जियोलॉजी का क्या काम है, जियोलॉजी मतलब भूतात्विक, भूवैज्ञानिक, भू मतलब खोड़ के निकालना, कुछ ज़मीन से खोड़ के निकालना। जूलॉजी का क्या रिलेशन है क्लाइमेट से, बहुत कम, कुछ नहीं। तो ये नहीं होगा, ठीक है। पहला गलत, तो ये ऑप्शन चला गया क्योंकि दोनों में पहला था, ठीक है। बोला ये इट प्रोवाइड्स मंथ वाइज हजार्ड लेवल्स ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। बोल रहा है सभी जिलों के महीने के अनुसार खतरे को बताता है, ठीक है, सभी जिला, भारत के सभी जिला दोस्तों, ठीक है। इसका नाम क्या है, क्लाइमेट हजार्ड्स एंड वल्नरेबल एटलस ऑफ इंडिया, भारत का। भारत में सभी जिला आएगा कि नहीं आएगा, एकदम आएगा, ऐसे तो नहीं कोई जिला को छोड़ देंगे। और देखिए इंडिया में कोई ना कोई जिला क्लाइमेट से वल्नरेबल है, चाहे वो बाढ़ से या सूखा से या उसमें जंगल फॉरेस्ट फायर से, है ना, या बहुत और भी चीज़ है, साइक्लोन से। अगर देखोगे इंडिया का कौन सा जिला होगा ऐसा कोई जिला का नहीं होगा। देखो ये हमारा इंडिया है दोस्तों, ठीक है। इधर देखोगे तो साइक्लोन आएगा, यहाँ देखोगे तो सूखा आएगा, इधर देखोगे साइक्लोन आएगा, पूरा इधर साइक्लोन आएगा, इधर पूरा सूखा का एरिया है, इधर भूस्खलन आएगा, हिमखलन आएगा, इधर भी हिमखलन आएगा, जंगल का आग लगेगा, सब तो डिस्टर्ब ही है क्लाइमेट से, है कि नहीं है। तो ये पूरे इंडिया में जितना भी क्लाइमेट का दिक्कत है दोस्तों, हजार्ड है, उसका ये मापता है पूरे इंडिया में। कौन जारी करता है, IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है। किसके मदद से, अपने मदद से, ठीक है, ठीक है, लिख देते इसरो की मदद से करता है, ठीक है।
इस तरह दोस्तों 75 क्वेश्चन हम लोग कर लिए है ना। उसका नेक्स्ट लेक्चर में फिर से हम लोग 25 से 50 क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। इसका पूरा PDF मैं एक ही साथ आपको दे दूंगा, आप हड़बड़ाइए मत। मैं PDF जो है इसका बना है, बस एक बार मुझे लेक्चर कंप्लीट करने दीजिए, मैं आपको पूरा कर देता हूँ, ठीक है। नहीं तो ऐसा करता हूँ, ये जो 75 क्वेश्चन तक का PDF जो है टेलीग्राम चैनल पर अभी डाल देता हूँ, आप उसको वहाँ से पढ़ के सॉल्व कीजिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू दोस्तों।